वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। आज डेट है 3 जुलाई 2020 और लगाते हैं टेस्ट नंबर 119 यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के लिए। उसी में सोच लेना है आपको कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 119 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सही है। ये इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला स्टेटमेंट, अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है। फिर से सुन लीजिएगा, नाइट्रोसोमोनास एक जीवाणु है। इस जीवाणु के द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है और अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है और नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है गिरगिट में शीत निष्क्रियता पाई जाती है और दूसरा स्टेटमेंट है चमगादड़ में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। देखिए, इसको पहले कवर तो कराया होगा पक्का। गिरगिट में जो है ना वो ग्रीष्म निष्क्रियता है और चमगादड़ में है शीत निष्क्रियता। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, शीतकाल को सुसुप्तावस्था में बिताना शीत निष्क्रियता कहलाता है। शुष्क ग्रीष्म अवधि को निष्क्रिय अवस्था में बिताना जो है वो ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है। गिरगिट में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है और चमगादड़ में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। इसके अलावा समझाया होगा भालू वालू का एग्जाम्पल देकर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उच्च होगी, वहीं घुलित ऑक्सीजन की कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग जो है वो उच्च होगी, वहाँ घुलित ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। पाया जाती है कर देते हैं ना इसको। तो दूसरा स्टेटमेंट है ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, उसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग इसी की बात कर रहा है, बीओडी की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग अधिक होती है यानी ऊंची होती है, वहाँ घुलित ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। ये भी करेक्ट है। तो सी है इसका आंसर और दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये ऑप्शन नंबर सी। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, उसे घुलित ऑक्सीजन मात्रा कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। और बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है, जिससे हड्डियों व जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। शीशा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों सत्य पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्थ नामक नेटवर्क की एक वैश्विक अनुसंधान परियोजना है और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीन डील नामक एक पहल प्रारंभ की है। देखिए, हाल ही में ग्रीन डील नामक जो पहल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ने प्रारंभ की है। यूरोपियन यूनियन ने। तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पर। तो गलत हमको ढूंढना है, तो सी है इसका आंसर फिर। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील नामक पहल जो है प्रारंभ की है, यूएसए ने नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भागीरथ कृषक अभियान इनमें से किस प्रदेश की योजना है? किस प्रदेश सरकार की योजना है भागीरथ कृषक अभियान? मध्य प्रदेश सरकार की है। किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार। तो भागीरथ कृषक अभियान जो है मध्य प्रदेश की योजना है। इसमें स्थानीय किसानों, सरकारी अधिकारियों और नाबार्ड जैसे वित्त संस्थानों के प्रयासों के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए खेतों के स्तर पर हजारों तालाबों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से तात्पर्य नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं या फिर इनमें से कोई इनकरेक्ट भी हो सकता है। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा बताइए? समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, अटल भूजल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिले लाभान्वित नहीं होंगे। अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पहला वाला करेक्ट है। और अटल भूजल योजना के अंतर्गत 7 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए, अटल भूजल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को भी कवर किया जाएगा। अटल भूजल योजना के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं, वो हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अटल भूजल योजना को 2020-21 से 24-25 की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा और इसके कुल परिव्यय का 50% अंश विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन भी। 50% अंश वर्ल्ड बैंक के द्वारा 20 से 21 और 24-25 की अवधि, 2020-21 से 2024-25 की अवधि। 7 राज्य हैं, उनका नाम याद रख लेना। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक तो उत्तर प्रदेश, इसी सीक्वेंस में याद रखिए तो याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाइए महाराष्ट्र पे, फिर राजस्थान आ जाइए, फिर गुजरात आ जाइए, मध्य प्रदेश आ जाइए, हरियाणा आ जाइए। एक दक्षिण का है, वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का प्रथम अपशिष्ट क्लिनिकल कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का प्रथम ई अपशिष्ट क्लिनिकल जो स्थापित किया जाएगा वो स्थापित किया जाएगा भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश। तो भारत में देश का प्रथम, पहला ही है देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिकल स्थापित किया जाएगा भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड को पर्यावरण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के उत्सर्जन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्टों में सीसा, कैडमियम, पारा, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के उत्सर्जन में भारत का विश्व में बिल्कुल 5वां ही स्थान है। पहला वाला करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में सीसा, कैडमियम, पारा और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा भी करेक्ट है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत का ई अपशिष्ट में 5वां स्थान है। सबसे ज़्यादा ई वेस्ट निकालता है अमेरिका, उसके बाद चीन निकालता है, फिर तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर है अपना प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अमराबाद टाइगर रिजर्व नलम्मा पहाड़ी पर स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व से नलम्मा बागू और डिंडी नदियां बहती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम के अन्वेषण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इसीलिए पूछा गया ये प्रश्न। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, गलत तो इसमें कोई है नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे सत्य हैं। पखुई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पखुई, कई बार बताया होगा, बताइए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। तो अब बताइए, एक को एलिमिनेट कर दिया, तेलंगाना में नहीं है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश लगाकर भी इसको आप गलत मत कर देना, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। तो पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखुई टाइगर रिजर्व को पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है पखुई को। और यह टाइगर रिजर्व उत्तर और पश्चिम में भरेली तथा पूरब में पक्के नदी से घिरा है। ये टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर और पश्चिम में भरेली नदी तथा पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और कुछ करंट मिक्स इसमें। धन्यवाद।